अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली आज अपन लोग पढ़ेंगे एन्यूरिज्म, ठीक है ना। तो एन्यूरिज्म सिंपल सिंपल से ये समझ लो क्या होता है, डायलेशन हो जा रहा है ब्लड वेसल का, उसी को एबनॉर्मल है, कोई नॉर्मली कंडीशन नहीं है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें एन्यूरिज्म उसी को कहते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, देखो या तो आपको एक्वायर्ड वीकनेस है, मतलब क्या आपने इस लाइफ टाइम के दौरान किसी कारण से आपका ब्लड वेसल वीक हो गया है, या तो कंजेनाइटल वीकनेस है, दोनों की वजह से किसी की वजह से अपना वेसल वीक है, ठीक है ना। तो देखो अगर आपका जब वेसल पे स्ट्रेस पड़ेगा तो वीक वेसल है, तो वीक वेसल है, देखो ये मैंने क्या बनाया, ये नॉर्मल वेसल था, बीच में से पतला सा लाइन है, ये वीक वाला पार्ट है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगी, आउट पाउचिंग हो जाएगी ब्लड वेसल की, तो आउट पाउचिंग हो गई, और उसी आउट पाउचिंग से फिर क्या बनेगा, बेसिकली वो डायलेशन हो गया ब्लड वेसल का, और इसी डायलेशन को अपन लोग क्या कह रहे हैं, एन्यूरिज्म, सिंपल। तो क्या हो रहा है, अपन लोग का जो वीकनेस है, या तो एक्वायर्ड है तो कंजेनाइटल है, उस वीकनेस पे जब प्रेशर पड़ता है, वेसल वॉल का स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो आउट पाउचिंग होती है, वो एबनॉर्मल डायलेशन को अपन लोग क्या बोल रहे होते हैं, एन्यूरिज्म, सिंपल। तो एन्यूरिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, 3 बेसिस पे किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल कंपोजिशन, मतलब जो एन्यूरिज्म बन रहा है उसका कंपोजिशन क्या क्या है उसके वॉल का, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वो किस शेप का बन रहा है, और ऑन द बेसिस ऑफ किस कारण से बन रहा है, पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म, 3 चीज़ होता है, ठीक है ना। तो वॉल कंपोजिशन, शेप और पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म, इन 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो देखो वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे ये होता है ट्रू और फॉल्स, सिंपल। ट्रू एन्यूरिज्म क्या होगा, जो नॉर्मल ब्लड वेसल है ना, वही ऊपर आउट पाउचिंग कर गई है, तो जो एन्यूरिज्म का वॉल का लेयर होगा उसमें क्या तीनों लेयर होंगी, एंडोकार्डियम, मतलब अपना ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, तीन होगा, सिंपल। ये तीनों अपना एन्यूरिज्म में होगा। फॉल्स एन्यूरिज्म में क्या होता है, जैसे देखो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल में अपना ट्रॉमा पड़ गया, मतलब यहाँ पे डैमेज कर दिए हम लोग, डैमेज कर दिए तो ब्लड बाहर आएगा उसके यहाँ से, तो देखो डैमेज हो गया ब्लड वेसल का, तो ब्लड आउटसाइड डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे ब्लड वेसल के बाहर, और उसके अराउंड अपना फाइब्रस कवरिंग बन गई, ठीक है ना। तो ये देखो इस पाउचिंग में भी तो अपना ब्लड ही है, तो ये एक तरीके से लग रहा है एन्यूरिज्म है, पर ये ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें इसका जो कवर है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा से नहीं बना है, किससे बना है, फाइब्रस कवरिंग से बना है, इसीलिए इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, फॉल्स एन्यूरिज्म, ठीक है ना। और ये एन्यूरिज्म, तो इसको अपन लोग देखो, जो ब्लड है अपना, हीम का मतलब होता है ब्लड, और टोमा का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक है ना। तो ये अपना क्या, ब्लड का कलेक्शन ब्लड वेसल के बाहर हो रहा है, तो इसलिए अपन लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमेटोमा, मतलब क्या, ब्लड वेसल के बाहर ब्लड का कलेक्शन होना, मतलब एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमेटोमा। तो फॉल्स एन्यूरिज्म में अपने को क्या दिख रहा है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमेटोमा, और साथ में पल्सेटिंग हीमेटोमा। पल्सेटिंग हीमेटोमा क्यों, देखो वो ब्लड वेसल से ही तो अपना कम्युनिकेट कर ही रहा है ना, कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसका जो पल्स होगा वो अपना वेव्स इसमें भी ट्रांसमिट होगा, तो ये भी पल्सेटाइल हो जाएगा, तो इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पल्सेटाइल हीमेटोमा, सिंपल। तो समझिए, तो दो टाइप का कंपोजिशन, दो टाइप का हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल कंपोजिशन, ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर उसका वॉल ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा से मिलकर बना है तो ट्रू है, लेकिन अगर उसका वॉल अगर फाइब्रस कवरिंग से बना है तो उसको अपन लोग बोलेंगे फॉल्स। और फॉल्स वाले में दो टाइप का दिख रहा है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमेटोमा और पल्सेटिंग हीमेटोमा। फिर शेप के बेसिस पे देखो, तो जो शेप दिख रहा है ना उसी को देखो, अगर वो सेरिकल शेप बना रहा है अपना तो एन्यूरिज्म, तो उसको अपन लोग बोलेंगे सेक्युलर एन्यूरिज्म। अगर वो स्पिंडल शेप बना रहा है तो उसको अपन लोग बोलेंगे स्पिंडल एन्यूरिज्म। अगर वो देखो ऐसे पैरेलल लाइन में फ्लो कर रहा है, पैरेलली दोनों साइड से डायलेट हो गया, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल एन्यूरिज्म। और देखो अपना ये सांप की तरह टॉर्चुअस डायलेशन है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, सर्पेंटाइन, नाम से। तो देखो स्फेरिकल, स्फेरिकल को अपन लोग बोल सकते हैं सेक्युलर एन्यूरिज्म, स्पिंडल शेप को हम लोग बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म, इसको अपन लोग बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल एन्यूरिज्म, और ये सर्पेंटाइन एन्यूरिज्म, सिंपल। तो ये शेप के बेसिस पे हो गया। अब मैकेनिज्म के बेसिस पे क्या है कि जिस वजह से उसमें एन्यूरिज्म हो रहा है, तो देखो अंत में अपने को करना क्या है, वेसल वॉल को वीक करना है, इसमें भी वेसल वॉल वीक हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। इसमें कारण क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको अपन लोग 10 नंबर के हिसाब से अच्छे से पढ़ेंगे भी अभी अगले पार्ट में। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर वेसल वॉल वीक हो रही है तो उसको अपन लोग बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म। अगर अपना सिफिलिस होता है ना, सिफिलिस के अपन लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्टेज देखते हैं, और इसमें लेटेंट फेज भी आता है, तो इसमें टर्सरी स्टेज के कारण अगर वीकनिंग हो रही है वेसल वॉल की, तो उसको अपन लोग बोलेंगे सिफिलिटिक एन्यूरिज्म, क्योंकि सिफिलिस के कारण हो रहा है, और माइक्रोबियल की वजह से हो रहा है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे माइकोटिक एन्यूरिज्म, सिंपल। तो एथेरोस्क्लेरोटिक, सिफिलिटिक और माइकोटिक, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग ने सिफिलिटिक को इसको अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जनरली सारे माइक्रोब्स आ जाएंगे, पर ये कैरेक्टरिस्टिकली सिफिलिस में ये होता ही होता है, इसलिए इसको हम लोग अलग से रख दिए। अब देखो ये अपना है दो, जो एक ये क्लासिफिकेशन होता है जैसे अपना, और ये तो क्लासिफिकेशन समझ लिए। अब जनरली क्लिनिशियन जो अपन देखते हैं ना क्लिनिक्स में, उसमें दो टाइप का एन्यूरिज्म अपने को दिखता है। देखो अपना जो आउटा है ना, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, थोरेसिक आउटा, और नीचे वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, एब्डोमिनल आउटा। तो जो थोरेसिक आउटा में अपने को एन्यूरिज्म दिखता है ना, उसको वो ज़्यादातर सिफिलिस के कारण होता है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं सिफिलिटिक एन्यूरिज्म। जबकि एब्डोमिनल आउटा वाले को नॉर्मल नाम दे देते हैं कौन सा, आउटिक एन्यूरिज्म, की आउटा में एन्यूरिज्म हो रहा है, सिंपल। तो ये कौन सा हो गया, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म, और ये आर्टिक एन्यूरिज्म। तो इसका शेप याद कर लो, उसी से याद हो जाएगा। इससे मैंने क्या स्फेरिकल बनाया ना, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्युलर एन्यूरिज्म। जबकि इसको मैंने स्पिंडल
स्पाइरल शेप्ड बनाया तो ये कैसा हो जाएगा, फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। सिंपल। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया यहीं पे पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया कि इसका नाम क्या है, सिफिलिटिक, इसका नाम पहले लोकेशन देखो, इसका लोकेशन क्या है, थोरेसिक अओर्टा, इसका लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल अओर्टा। नाम क्या हुआ, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म, इसका हुआ अओर्टिक एन्यूरिज्म। शेप क्या हुआ, सेक्युलर, इसका कैसे हुआ, फ्यूजिफॉर्म। बस इस फोटो को याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। अब देखो हिस्टोलॉजी देखो, तो हिस्टोलॉजी में इस फोटो का ध्यान रखना। इस फोटो में मैंने देखो 3 लेयर बनाया, एक्सटर्नल, मीडिया, इंटीमा ना। तो देखो अपना एक्सटर्नल, ट्यूनिका एक्सटर्नल एडवेंसिया जिसको भी बोलो, उसमें क्या एंड आर्टरीज देखो, वैसा वेसोरम जानते हो, ब्लड वेसल को सप्लाई करने वाली वेसल्स को अपन लोग बोलते हैं वैसा वेसोरम, ठीक है ना। तो उनका ऑब्लिटरेंस हो जाना, उनके अंत में उनको ब्लॉक हो जाना, तो उसको अपन लोग बोलेंगे एंड आर्टराइटिस ऑब्लिटरेंस, उनका रुक जाना, किनका, वैसा वेसोरम का। दूसरा, यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बहुत सारा बन जा रही है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे प्रीडोमिनेंस ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और इसमें स्पायरोकीट्स भी अपन लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में, ये स्पायरल शेप्ड होते हैं, तो इसको नाम होता है स्पायरोकीट्स, तो ये भी पाए जाते हैं। तो इसके हिस्टोलॉजी में 3 चीज़ है, ब्लड वेसल का ऑब्लिटरेंस हो गया, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो गया, और स्पायरोकिट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये किस में पाया जा रहा है, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म में। सिफिलिस है इसलिए ये सब चीज़ें दिख रहा है। ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा एक टाइप का स्पायरोकिट है इसलिए ये दिख रहा है इसमें, ठीक है। इसका हिस्टोलॉजी देखते हैं। तो इसके हिस्टोलॉजी में अपने मृणाल ठाकुर जी दिख रही है, मतलब कौन सी दिख रही है, देखो एक तो वॉल होगी, तो वॉल बेसिकली इसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो लॉस हो गया, ठीक है, और उसमें 2 चीज़ दिख रहा है, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एथेरोमेटस प्लेग, या फिर उसमें थ्रोम्बस दिख रहे होंगे, मतलब थ्रोम्बस समझ में आता है ना, ये प्लेटलेट के क्लॉट्स, तो उसको अपन लोग बोलेंगे म्यूरल थ्रोम्बस। म्यूरल मतलब पता है, जब पूरे ट्रांस म्यूरल, ठीक है म्यूरल छोड़ो, बेसिकली ट्रांस म्यूरल एक टर्म होता है, जब पूरा थिकनेस इन्वॉल्व होता है ना ब्लड वेसल का, तो उसको अपन लोग बोलते हैं ट्रांसम्यूरल थ्रोम्बस, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो म्यूरल थ्रोम्बस दिख रहा है, म्यूरल ठाकुर से याद कर लो, म्यूरल थ्रोम्बस और एथेरोमेटस प्लेग, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या था, सिफिलिटिक था, तो इसमें सिफिलिस वाले ऑर्गेनिज्म दिखने चाहिए थे, इसलिए स्पायरोकिट्स पाए गए, उसके रिस्पॉन्स में बॉडी जो फाइब्रस टिश्यू प्रोड्यूस कर रही है वो पाए गए, और आर्टरीज का ऑब्लिटरेंस हो गया, आर्टरीज पहुंचा नहीं पानी ब्लड। यहाँ पे क्या दिख रहा है, कारण बैक्टीरिया वो सब नहीं है, क्या एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसलिए एथेरोमेटस प्लेग या फिर थ्रोम्बस दिख रहा है, कौन सा, म्यूरल थ्रोम्बस, ठीक है। इफेक्ट्स क्या हुआ, इफेक्ट्स सिंपल है, REC या फिर RCE जैसे याद कर लो। RCE मतलब क्या, रप्चर होगा, आसपास को दबाएगा या फिर इरोड करेगा, 3 चीज़ें। तो या तो ये रप्चर हो जाए, इसका भी वही है, रप्चर, कंप्रेशन और इरोजन। तो ये रप्चर होकर क्या करेगा, अपने आसपास के कैविटी में घूमेगा, तो थोरेक्स में कौन सी कैविटी होती है, या तो प्लूरल कैविटी या तो पेरिकार्डियल कैविटी, तो वहाँ पे निकल जाएगा। ये अगर रप्चर होगा तो कहाँ, अब एब्डोमेन में कौन सी कैविटी थी, पेरिटोनियम, तो या तो पेरिटोनियम या तो पेरिटोनियम के पीछे वाला पर ना रेट्रोपेरिटोनियम में निकलेगा। कंप्रेस, ये अपने आसपास वाले स्ट्रक्चर को करेगा, तो थोरेक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रैकिया, ओसोफेगस और रिकरेंट लाइंजेंडर, तो उन्हीं को ये दबा रहा होगा, मतलब जैसे कि तो देखो ट्रैकिया को दबाएगा तो क्या होगा, डिस्पनिया, ईसोफेगस को दबाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्फेजिया, खा नहीं पा रहे हैं, और रिकरेंट लाइंजेंडर को दबाएगा तो अपने वॉइस खराब होगा, होस्टनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा, सिंपल। ये किसको कंप्रेस करेगा, इसके आसपास सिर्फ एक यूरेटर, ये छोटा मोटा तो यूरेटर को कंप्रेस करा देगा, और ये आसपास वर्टिब्रा को, ये भी इरोजन वर्टिब्रा को करा देगा, इरोजन को समझे, उसको घर्षण कराना, सिंपल। तो ये अपना सिफिलिटिक एन्यूरिज्म और ऑर्टिक का कंपैरिजन हो गया। सिफिलिटिक और नाम पहले समझो, पहले एरिया समझो, थोरेसिक और एब्डोमिनल, नाम सिफिलिटिक, ऑर्टिक, फिर अपना शेप सेक्युलर और फ्यूजिफॉर्म, फिर अपना हिस्टोलॉजी और इफेक्ट देखना। हिस्टोलॉजी में ये डायग्राम देख लो, उसमें स्पायरोकिट दिख रहा है, स्पायरस दिख रहा है, एंड आर्टरी ऑब्लिटरेंस दिख रहा है। इसके हिस्टोलॉजी में म्यूरल दिख रही है, मतलब म्यूरल थ्रोम्बस, और अपना प्लेग दिख रहा है। और इफेक्ट्स में सेम चीज़ है, रप्चर, कंप्रेशन और इरोजन। और वो अपना जनरल नॉलेज लगाओगे तो ये काम हो जाएगा, सिंपल। चलो, तो ये क्लिनिकल केस है, ये पढ़ लो। पिछले वाले में भी क्लिनिकल केस में वो डिस्कस करना भूल गया था ना, जैसे ये अपना रिमेटिक फीवर था ना, जैसे मान लो क्वेश्चन आया तो कैसे पता चलेगा कि अपने को रिमेटिक फीवर है। तो देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 12 साल का बच्चा है जो कि फीवर और पेनफुल माइग्रेटिंग पेन देख लो, एक माइग्रेटिंग जॉइंट पेन लिख के आया है, इससे अपन लोग को क्या पता चलता है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस ये हो रखा है, इन्वॉल्विंग नी, एंकल्स, एल्बो, ठीक है, फॉर पास्ट 5 डेज। 2 हफ्ते पहले उसको क्या हो रखा था, सोर थ्रोट, इससे अपने को क्या पता चल रहा है, उसको क्या फेरेंजाइटिस हो चुका है, मतलब क्या पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज अ न्यू पेन सिस्टोलिक मर्मर मतलब क्या, रूमेटिक हार्ट डिजीज दिख रहा है अपने को, अपना मायोकार्डाइटिस दिख सकता है, ठीक है ना। नॉन प्यूराइटिक, देखो ये वाला जो इन्फेक्शन होता है नॉन प्यूराइटिक होता है। रिंग शेप्ड रैसेज, ये क्या हो गया, इरेथ्रेमा मार्जिनेटम ओवर द ट्रंक समझ में आया ना, बेथिंग सूट वाले एरिया में। और ESR और CRP, ये देखो अपने क्या एक्यूट रिएक्टिन प्रोटीन भी बढ़े हुए हैं, ASO भी बढ़ा हुआ है, तो इससे अपने को क्या पता चल सकता है, ये क्या है अपना एक्यूट रिमेटिक फीवर, सिंपल, समझे। सिमिलरली इसको देखते हैं, देखो इसमें क्या बोल रहा है क्लिनिकल केस, एक 68 ईयर ओल्ड मैन है, ठीक है ना, उसका हिस्ट्री है स्मोकिंग का, हाइपरटेंशन का, ठीक है, जो भी है ये सब चीज़ पता है क्या करा सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकते हैं, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ये है उसके वजह से उसको, और प्रेजेंट्स विथ सडन सीवियर, अचानक से उसको बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन रेडिएटिंग टू पीछे तक जा रहा है, ठीक है। और एग्जामिनेशन दे रही है पल्सेटाइल एक्सपेंसाइल मासा, ये क्या दिखा रहा है, पल्सेटाइल हीमेटोमा की तरफ
प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। पल्सर टाइम हीमोटोमा डेवलप हो रहा है एब्डोमेन में, और सीटी में क्या दिखा रहा है 6.5 सेंटीमीटर का। अब देखो, हाँ मैंने को ये कंपेयर करना भूल गया था मैं, ये लेस देन 3 सेंटीमीटर का होते हैं, ये ग्रेटर देन 6.5 ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं, ठीक है ना। तो देखो 6.5 सेंटीमीटर डायलेशन, अगर नहीं भी बताया तो भी लिख के आया यहाँ पे, एब्डोमिनल अयोर्टा में दिख रहा है बेलो द रीनल आर्टरी। सिंपल सी बात है, एब्डोमिनल एरोटा का डायलेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म। तो ये कौन सा केस हो गया, एरोटिक एन्यूरिज्म का, सिंपल। चलो।